नमस्कार, ओंकार अवामी के साथ मैं हूं कीर्ति तिवारी और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे बजट सत्र की। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 27 फरवरी से 26 मार्च तक चलेगा। सरकार वित्तीय वर्ष 2020-21 का आम बजट 4 मार्च को पेश करेगी। बजट सत्र के प्रस्ताव पर कैबिनेट की अगली बैठक में मुहर लगेगी। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार 11 या 12 फरवरी को कैबिनेट की बैठक होने की संभावना है। इसमें बजट सत्र के कार्यक्रम पर फैसला होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम के साथ बजट सत्र को लेकर बैठक की। उसमें बजट सत्र के औपबंधिक कार्यक्रम पर सहमति बनी। आलमगीर आलम से पूछने पर उन्होंने कहा कि 27 फरवरी से बजट सत्र बुलाए जाने की संभावना है, जो 26 मार्च तक चलेगा। वहीं जेएमएम ने धनबाद में अपना स्थापना दिवस मनाया, जिसमें सीएम हेमंत सोरेन, पार्टी सुप्रीमो गुरु शिबू सोरेन समेत जेएमएम का पूरा कुनबा धनबाद के ऐतिहासिक गोल्फ ग्राउंड में मौजूद रहा। कार्यक्रम को लेकर विशाल पंडाल का निर्माण कराया गया था। पहली दफा सुरक्षा के लिहाज से 3 मंच बनाए गए थे। मुख्य मंच पर सीएम, पार्टी सुप्रीमो के अलावे पार्टी के मंत्री और विधायक मौजूद रहे, जबकि अन्य 2 मंचों पर पार्टी पदाधिकारी एवं नेताओं को जगह दी गई। ऐसा कानून लग जाएगा कि आज पूरा अर्थव्यवस्था चरमरा जाता है। आज पूरा देश की सरकारी कंपनियां बिक रही हैं। आपको मालूम होगा, रेलवे बिक रहा है, बीएसएनएल बिक रहा है, और भी तरह तरह का। अभी तो एलआईसी कल परसों बिका है, जहां पर लोग अपना पैसा सुरक्षित रखता था, अपना बाल बच्चों का भविष्य के लिए, बड़ी सुरक्षा करने के लिए उसके नाम पर पैसा जमा करता था। वो कंपनी को भी बेच दिया इन लोगों ने। सभी सरकारी कंपनियां बेच दी। और सरकारी कंपनियां बेचने का मतलब संविधान में जो यहाँ के आदिवासी, दलित, शोषित, पीड़ित लोगों को आरक्षण प्राप्त है, वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। लेकिन कोई बात नहीं, वो डाल तो हम लोग ही पा अगर उन लोगों ने ये काम बंद कर दिया तो हम लोग भी कई काम करने जानते हैं। आरक्षण नहीं दोगे तो कोयला भी नहीं जाएगा, आरक्षण नहीं दोगे तो लोहा भी नहीं जाएगा, आरक्षण नहीं दोगे तो 1 इंच जमीन भी नहीं देगा। आज इसीलिए कई चीजें अभी कम समय में सभी बातों को नहीं रखा जा सकता है। अभी 5 साल, अब 50 साल जिस तरीके से हम लोगों ने संघर्ष किया इस राज्य के लिए। इस 48वें स्थापना दिवस समारोह में हजारीबाग से हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा के काफ़ी संख्या में हम लोग आ रहे हैं। अभी तो 2-3 गाड़ियां पहुंची हैं और भी लोग आ रहे हैं। हम लोग मैसेज यही देना चाहते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने लड़कर जब झारखंड लिया है, तो हम लोग चाहते हैं कि यहाँ के जो मूल निवासी है, यहाँ के जो लोकल निवासी है, उनके उत्थान के लिए ये झारखंड का निर्माण हुआ है। तो निश्चित तौर पर हम लोग चाहते हैं कि यहाँ का लोकल लोगों का जो आज तक शोषण होते आया है, उसका उत्थान हो और सही ढंग से यहाँ का माइंस, मिनरल्स और ये सब जो यहाँ से एक्सट्रैक्ट करके दूसरे प्रदेश में भेजा जा रहा है, उसका जो लाभ है यहाँ के लोकल मूलवासियों को, यहाँ के निवासियों को मिले। यहाँ का जो अभी तक जितना भी दृष्टिकोण से हम लोगों का जितना भी लाभ से वंचित रखा गया है, चाहे जल, जंगल, जमीन की बात करें, तो उसमें हम चाहते हैं कि यहाँ के लोगों की भागीदारी, हिस्सेदारी जो मिलनी चाहिए वो सही ढंग से मिले। वहीं झारखंड के डीजीपी कमल नयन चौबे के पुत्र और पुत्रवधू को आशीर्वाद देने पहुंचे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। बता दें कि हेमंत सोरेन के साथ इस दौरान उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी मौजूद थी। हेमंत सोरेन ने डीजीपी के पुत्र एवं पुत्रवधू को सुखद दाम्पत्य जीवन का आशीर्वाद दिया। वहीं रिम्स के पेइंग वार्ड में इलाजरत लालू प्रसाद यादव से मुलाकात कर तेज प्रताप यादव बाहर निकले। इस दौरान उन्होंने अपने पिता के स्वास्थ्य पर चिंता जाहिर की और राज्य सरकार से मांग करते हुए कहा कि उनके स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जाए। वहीं बिहार की राजनीति पर हुई बातचीत के सवाल पर उन्होंने कहा कि मजबूती के साथ बिहार विधानसभा चुनाव में जाना है। थोड़ा चेहरा डाउन लग रहा था पिताजी का और शुगर वगैरह बढ़ा हुआ है, तो प्रॉब्लम तो चल ही रहा है जी। और यहाँ की सरकार से हम मांग करते हैं कि उनको से लगा करके और बढ़िया उनका चेकअप और स्वास्थ्य का उनका ख्याल रखा जाए। यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ बहुत है, दुगना हो गया। हाँ, प्रॉब्लम तो चल ही रहा लगातार उनका। सर्जरी हुआ। बिहार की राजनीति पर क्या बोले पिताजी?
बिहार की राजनीति पे बोले कि बढ़िया तरीके से बिहार को देखना है और अपना सरकार को बनाना है। सीए वाला जो मामला है, ये एनआरसी को लगातार लेकर नहीं हुआ, लोग हैं तमाम लोग जी, उसको हम लोग विरोध करने का काम कर रहे हैं लगातार। काला कानून कहाँ से ले आया है, तो काला कानून विरोध है। नीतीश कुमार बिहार में चुनाव है, तेज प्रताप भैया क्या तैयारी का आदेश दिए हैं? बिहार में चुनाव है, क्या कहे बाबू जी? बिहार में चुनाव का आगाज हो गया, बिल्कुल। तो झारखंड से फुका गया ना, आपका सरकार बना ना, यहाँ तो उखड़ गया भाजपा का, आरएसएस का, बजरंग दल का सरकार। उसी तरीके से अब बगल के अपना बिहार से भी उखाड़ के फेंक देना है इनको। दिल्ली में भी 4 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, आराम से चुनाव ले लिया जाए। दिल्ली में तो जितना ही है, यहाँ जीत हुआ तो यहाँ से कहा तो दिए कि बिल्कुल फुका गया है। अर्जुन को आशीर्वाद दे दिए हैं। अरे अर्जुन को तो मुकुट पहना दिए हैं, राजा घोषित कर दिए हैं। कल कार्यक्रम दिखा रहा था बीजेपी का, उसमें तो नीतीश जी को तो आते पते नहीं है। नीतीश जी को स्टेज पे कोनो पूछबो नहीं कर रहा है बीजेपी वाला जी। ना नीतीश कुमार जी इधर कर रहा है और ना उधर कर रहा है नीतीश कुमार जी। कहीं से इनका कोई हिलडुल, कोई पूछताछ करने वाला नहीं है। प्रशांत किशोर को क्या लाइएगा? अब प्रशांत किशोर का वो उनका मामला है, वो उनका मामला है। नहीं। दूसरी ओर बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा मंत्री जोबा मांझी ने पदभार ग्रहण कर लिया। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने कहा कि योजनाओं की समीक्षा के बाद निर्णय लेंगी। प्रदेश में नवनियुक्त महिला बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा मंत्री जोबा मांझी ने मंगलवार को अपने विभाग का पदभार ग्रहण किया। स्टेट सेक्रेटरीट प्रोजेक्ट बिल्डिंग में मंगलवार की दोपहर में पहुंची जोबा को 2nd फ्लोर पर ऑफिस अलॉट हुआ है। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता विभाग से जुड़े लाभुकों को अधिकतम लाभ पहुंचाना होगा। शुरुआत वहीं होगा जहां माँ और बच्चा है, और वो माँ और बच्चा को हम लोग ठीक करने के लिए जिम्मेवारी मिली है, उसको हम लोग सुधारने का काम करें। पूरा बचा का है वो, तो एक कभी बचेगा ही नहीं। अब रोड बनेगा, टूटेगा, फिर बनेगा, लेकिन ये जो बच्चे और माता जो है ना ग्रामीण क्षेत्र के, वो हमेशा एक बच्चे बड़े हो जाएंगे, स्कूल चले जाएंगे, फिर दूसरे आएंगे, उनको हमको मजबूत करना। दूसरी ओर झारखंड के पूर्व मंत्री व वर्तमान में निर्दलीय विधायक सरयू राय ने एक बार फिर पूर्व की रघुबर सरकार पर निशाना साधा है। सरयू राय ने रघुबर सरकार के उस दावे को फर्जी बताया है जिसमें तत्कालीन सरकार ने एक दिन में सबसे ज्यादा युवकों को नौकरी देने का रिकॉर्ड बनाया था और इसे लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज भी किया गया था। इस संबंध में सरयू राय ने मंगलवार को ट्वीट किया और पूरे मामले की जांच हेमंत सरकार से कराने की मांग की। ट्वीट में सरयू राय ने लिखा कि 12 जनवरी 2018 को 26,000 युवकों को नौकरी देने की घोषणा तत्कालीन राज्य सरकार ने तामझाम के साथ की थी। जिन्हें नौकरी देने का दावा किया गया उन सभी का वह जहां इन्हें नौकरी मिली, उनका नाम, पता, मोबाइल नंबर मेरे पास है। मैंने अपने स्तर से मामले की जांच की, जिसके बाद पूर्व की सरकार का दावा फर्जी निकला। उन्होंने लिखा कि इसे उपलब्धि बताकर लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज कराया गया। किसने किया यह फर्जीवाड़ा? मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसकी जांच कराएं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पूर्व सीएम रघुबर दास के प्रधान सचिव सुनील बर्णवाल के विरुद्ध PIL दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में जियोलॉजिस्ट अरुण कुमार के खिलाफ PIL दर्ज कराई गई थी। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री रघुबर दास के सचिव सुनील बर्णवाल पर मामले में सहयोग करने का आरोप लगाया गया है। झारखंड सरकार के सचिव सुनील बर्णवाल के सहयोग से जियोलॉजिस्ट अरुण कुमार ने गड़बड़ियां कर गलत ढंग से संपत्ति अर्जित की। यह आरोप लगाते हुए रवि प्रताप शाही ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता राजीव कुमार के अनुसार आरोप है कि लोकायुक्त के आदेश के बाद भी इस मामले में जांच नहीं हो पाई। अरुण कुमार ने सचिव बर्णवाल के सहयोग से खनन विभाग में कई गड़बड़ियां कर अवैध संपत्ति अर्जित की है। माननीय उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर हुई है जिसमें सुनील बर्णवाल के खिलाफ उनके द्वारा अपने पद का दुरुपयोग कर अपने ससुर को चेयरमैन बनाना फार्मेसी काउंसिल का, अपने एक रिश्तेदार हैं जो रिटायर्ड IAS अफसर हैं उनको चेयरमैन बनाना इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड रेगुलेटरी अथॉरिटी का, अपनी मिसेस को जो है उनको सरकारी वकील तो बनाना है, इसके अलावा कितने भी पैनल में उनको रखवाना, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पॉइंट आउट किया है। दूसरी चीज़ है कि एक अरुण कुमार है जो मेन राइट हैंड था और सुनील बर्णवाल का, जब माइन सेक्रेटरी रहे हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर रहे हैं, इन्होंने करोड़ों करोड़ों रुपया इनका घपला किया है। इसकी जांच भी हम लोग जो है चाहते हैं कि अभी की सरकार है वो जांच करवाए और ये पता लगाए, जैसे
रोड डिवीजन, रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट, उसमें जांच हो रही है। उसमें माइंस और सेक्रेटरी और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में भी जांच होनी चाहिए। तो हमको लगता है कि इसमें भी जांच होगी, ये सरकार उसके लिए उचित कदम उठाएगी ताकि ये पता लग सके कि मुख्यमंत्री निवास में बैठ करके कैसे कैसे माफिया लोग रेगुलेट करता था माइंस को और फॉरेस्ट को। आपको बता दें कि भ्रष्टाचार के आरोप में पहले भी कई मंत्री जेल की हवा खा चुके हैं और महागठबंधन की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पहले ही कह दिया था कि भ्रष्टाचारियों को बख्शा नहीं जाएगा। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में महागठबंधन की सरकार और किन किन भ्रष्टाचारियों की पोल खोलती है। ओंकार अवामी के लिए रांची से प्रतीक सिंह की रिपोर्ट। दूसरी ओर झारखंड विकास मोर्चा के विधायक प्रदीप यादव को पार्टी की ओर से शो कॉज नोटिस जारी किया गया है। इस संबंध में विधायक से 48 घंटे के अंदर जवाब भी मांगा गया है। जवाब न देने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई के बात कही गई है। नोटिस में कहा गया है कि प्रदीप यादव ने पार्टी के निर्देश के बिना दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पार्टी के नेता राहुल गांधी से मुलाकात की थी। जेवीएम के केंद्रीय प्रधान महासचिव अभय सिंह की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि पिछले कुछ दिनों से आपके द्वारा पार्टी के खिलाफ विभिन्न समाचार पत्रों में दिया गया बयान पार्टी के अनुशासन के खिलाफ प्रतीत होता है। यह दर्शाता है कि आप पार्टी के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं और आप कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं। पार्टी अध्यक्ष के निर्देश के मुताबिक इस संबंध में अपना स्पष्टीकरण 48 घंटे के अंदर दें, अन्यथा पार्टी अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगी। वहीं पोटका के तेतलापुड़ा पंचायत के दर्जनों ऐसे परिवार हैं जिनको वर्षों से नहीं मिल पा रहा अनाज। 5 वर्ष पहले मिलता था इस परिवारों को अनाज। जैसे ही राशन कार्ड ऑनलाइन बनना शुरू हुआ तो इन परिवारों का राशन कार्ड नहीं बन पाया। जब छूटे हुए लोगों ने प्रज्ञा केंद्र जाकर ऑनलाइन आवेदन किया तो आवेदन किए हुए लगभग 5 वर्ष होने को है, मगर इन परिवारों को अब तक राशन कार्ड नहीं मिल पाया। इस योजना का लाभ भी नहीं मिल पाया। और अभी हम लोग नहीं मिल रहा है। कैसे नहीं मिल रहा है? हम लोग तो ऑनलाइन भी करता है और अभी आजकल ऑनलाइन करता है। बोले आप लोग का तो लूट हुआ है। हम लोग इतना बार बोल रहे हैं अभी नहीं होगा। कितने साल से राशन नहीं मिल पा रहा है? हम लोग तो पहले में मिला था, डीपीएल में जब मिला उसी समय मिल रहा था। अभी कितना साल हुआ राशन नहीं मिल रहा है? अभी ज्यादा साल हो गया है। से हम लोग का राशन कार्ड नहीं सबको बन गया, लेकिन हम लोग का नहीं बना है। क्या चलते नहीं बना है? क्या हम लोग का कमी है कि हम लोग का यहाँ का आदमी नहीं है। ऑनलाइन आवेदन किए हैं? किए हैं ऑनलाइन, इसके बाद भी नहीं बन पा रहा? नहीं बन पा रहा है। कहाँ आप लोग आवेदन किए हैं? आवेदन ऑनलाइन तो हम लोग कलकापुर में किए थे। दूसरी ओर साहिबगंज शहर के समाहरणालय गंगा बिहार पथ पर न्यायाधीश आवास के पास सड़क दुर्घटना में 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने घायलों को आनन फानन में इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां एक युवक को बेहतर इलाज के लिए भागलपुर रेफर कर दिया गया। समाहरणालय की ओर से जा रही मोटरसाइकिल तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आ गई। हादसे में घायल सभी को अस्पताल में भर्ती किया गया। जा रही थी, लोडेड ट्रक थी। उधर से आते समय एक ग्लैमर बाइक थी, उस पे बच्चे थे, मतलब लोग थे, 3 लोग थे और हादसा हो गया। एक्सीडेंट का केस। दूसरी ओर साहिबगंज में उपायुक्त वरुण रंजन ने जिला खनन टास्क फोर्स की बैठक की। बैठक में उपायुक्त ने कहा कि जिले में अवैध खनन को रोकने के लिए जिला टास्क फोर्स तथा वन प्रमंडल द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई की जाएगी। 3-4 माइनिंग क्षेत्रों पर जिला प्रशासन द्वारा माइनिंग प्लांट पर कार्य करने वाले श्रमिकों के लिए बृहत स्वास्थ्य शिविर लगाया जाएगा। उन शिविरों के माध्यम से मजदूरों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। जिला प्रशासन के द्वारा सुरक्षा के मानकों को पूरा करने वाले परामर्श जैसे दस्तानों का उपयोग, हेलमेट का प्रयोग आदि को बोर्ड साइन एंड माध्यम से दिखाया जाएगा। श्रमिकों को श्रम विभाग द्वारा चल रही योजनाओं के अंतर्गत निबंधन भी किया जाएगा। माइनिंग टास्क फोर्स है, उसका हम लोगों ने बैठक किया। उसमें हम लोगों ने कुछ एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशंस किए हैं, जिसमें जो पहला निर्देश दिया गया है कि हमारे जितने भी इलीगल माइनिंग वगैरह के चल रहे हैं, हम लोग उसमें काफी अपने अभियान को तेज करेंगे, ताकि जो भी इलीगल माइनिंग चल रहा है, जहां ओवरलोडिंग वगैरह का हो रहा है, उसमें हम लोग और कार्रवाई कर सकें। दूसरा चीज हम लोगों ने जो किया कि कई जगह से हम लोग को लोग शिकायत कर रहे थे कि धूल का प्रॉब्लम हो रहा है, डस्ट का प्रॉब्लम हो रहा है, जिसके कारण लोगों का हेल्थ भी खराब हो रहा है। तो उसको लेकर के हम लोगों ने पहले तो एक निर्देश जारी किया है कि हमारे जितने भी माइनिंग वाले हैं उनको अपने जो माइनिंग एरिया है उसमें उनको बैरिकेडिंग करनी है, तो वो अपना एक बैरिकेडिंग उसको कर लें। साथ ही साथ जो धूल को कम करने के लिए जो पानी का छिड़काव करना है उसको लोग सुनिश्चित करा लें।
तो इसको लेकर के भी डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर को, खनन टास्क फोर्स को हम लोगों ने बोला है कि ये सभी जगह इंश्योर कर लें, क्योंकि आने वाले दिनों में ये समस्या और बढ़ेगी। तीसरा चीज हम लोगों ने कहा है कि जो ट्रक्स पार होते हैं तो उन ट्रक्स पे जो भी चिप्स या जो भी जा रहा है उसको तिरपाल से ढक के ले जाएं, ताकि रास्ते में लोगों को जो है धूल गर्दा नहीं पड़े। सिमिलरली यहाँ पे एक सीमेंट का रैक भी हम लोग के शहर के पास होता है, रेलवे स्टेशन के पास, तो वहां पर भी हम लोगों ने सेम तरह की व्यवस्था करने को कही है, ताकि उसका भी जो धूल है उससे आसपास के लोग जो हैं वो आकर के शिकायत कर रहे थे, तो उसको हम लोग टेक केयर कर सकते हैं। वहीं झारखंड में जब से महागठबंधन की सरकार बनी है तब से सरकार अपने काम को लेकर एक्शन में नजर आ रही है। पिछली सरकार में शुरू की गई कई विकास योजनाएं अब तक अधूरी हैं। इसको लेकर कांग्रेस बीजेपी पर कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। पेश एक रिपोर्ट। झारखंड में जब से महागठबंधन की सरकार बनी है तब से सरकार अपने काम को लेकर एक्शन में नजर आ रही है। पिछली सरकार में शुरू की गई विकास योजनाएं अब तक अधूरे हैं। इसको लेकर कांग्रेस बीजेपी पर कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने बीजेपी को चेतावनी दी है। रांची समेत राज्य में जिन योजनाओं को बीजेपी ने धरातल पर उतारा और उसे अधूरा छोड़ा है, उन अधूरी योजनाओं पर महागठबंधन की सरकार समीक्षा कर रही है। इसको लेकर कांग्रेस ने बीजेपी को परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहने की भी चेतावनी दी है। रांची में कई ऐसी योजनाएं हैं जिसे बीजेपी सरकार में लॉन्च तो किया गया, लेकिन अब तक उन योजनाओं को पूरा नहीं किया जा सका है। इन योजनाओं में रांची के बड़ा तालाब का सौंदर्यीकरण, काटाटोली फ्लाईओवर का निर्माण, हरमू नदी का सौंदर्यीकरण, पहाड़ी मंदिर में सबसे ऊंचे तिरंगा फहराने का कार्य, शहर की सड़कों में ड्रेनेज सीवरेज का कार्य, रांची टाटा रोड का डीपीआर नहीं बनाना जैसे कई मामले शामिल हैं। माननीय सांसद जो है यहाँ करके और सरकार ने जो है बड़ा तालाब के बीचों बीच स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा को बनाया और वहाँ मार्केट लगाया। 2 दिन के अंदर में टाइफिस हो गए। पहाड़ी मंदिर में सबसे ऊंचा तिरंगा फहराने का गौरव हासिल किया, वो तिरंगा आज भी नहीं फहर रहे। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जल्दबाजी में किए गए फैसले इस शासन के लिए और राज्य की जनता के लिए काफी दुखदायी हुए। आज बड़ा तालाब को इस नरक में पहुंचाने के लिए कौन जिम्मेदार है? हरमू नदी को करोड़ों रुपए खा जाने वाली कौन सरकार जिम्मेदार है? कांटाटोली का फ्लाईओवर नहीं बन पाया, कौन जिम्मेदार है? टाटा रांची सड़क का जो है डीपीआर पिछले 10 वर्षों से नहीं बन पा रहा, बढ़ता जा रहा, कौन इसके लिए जिम्मेदार है? रांची की सड़कों में जो है वो ड्रेनेज और सीवरेज की क्या स्थिति है, किससे छुपी हुई है? तो कौन है इसके लिए जिम्मेदार? ये सारी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की है और सारे उनके किए गए कार्यों का ये गठबंधन की सरकार समीक्षा भी कर रही है और उस समीक्षा के बाद जो परिणाम आएंगे उसको भुगतने के लिए तैयार रहेगी। वहीं जब मामले को लेकर आम नागरिकों से पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि नगर निगम सफाई के लाख दावे करती है, लेकिन सफाई पर विशेष ध्यान नहीं देती, जिससे तालाब का सौंदर्यीकरण नहीं हो पा रहा है। देखिए, निगम को तो हर जगह हर तालाब में ध्यान देना ही चाहिए, खास करके इसमें भी देना चाहिए, क्योंकि यहाँ भी विवेकानंद जी का प्रतिमा स्थापित हो चुका है और यहाँ पर जब मूर्ति विसर्जन करने के लिए अलाउ किया है तो कम से कम एक जगह मूर्ति विसर्जन के लिए जगह बना देना चाहिए था और इसमें प्रत्येक दिन कंटिन्यू यानी कि सफाई के लिए यहाँ पर कर्मचारियों को लगाया जाना चाहिए, ताकि तालाब साफ सुथरा रहे, लोग यहाँ पर आए देखे सुने तो अच्छा लगे। और साथ ही साथ जलकुंभी जो है इसको भी सफाई करना चाहिए, क्या कि जलकुंभी इतना ज़्यादा हो गया है ये एक दिन में यानी एक की जगह 10 पैदा करता है। ये हमको लगता है कि आए दिन ये तालाब पूरा जलकुंभी से भर जाएगा, तो नगर निगम को इस पर भी ध्यान देना चाहिए। नगर निगम की लापरवाही है? नगर निगम का तो लापरवाही है ही, साथ ही साथ आम जनता का भी लापरवाही है। यहाँ का लोकल लोगों को भी कम से कम इस पर आवाज उठाना चाहिए था और जो लोग तालाब गंदा करते हैं उन लोग को भी ध्यान देना चाहिए कि भाई ये सार्वजनिक चीज है, तो इस पर थोड़ा सा आदमी को अपने से भी साफ सफाई में ध्यान देना चाहिए। बहरहाल बीजेपी ने जल्दबाजी में कई ऐसे फैसले लिए लेकिन उसे पूरा नहीं किया, जिससे राज्य की जनता को ठेस पहुंची है। ऐसे में महागठबंधन की सरकार अब बीजेपी के किए गए कार्यों की समीक्षा कर रही है। उसके बाद जो परिणाम आएंगे उसके मुताबिक बीजेपी को परिणाम भुगतने पड़ेंगे, ये बात कांग्रेस कर रही है। अब ये देखना होगा कि आने वाले समय में महागठबंधन की सरकार क्या कुछ फैसला लेती है भाजपा के लिए। ओंकार आवामी के लिए रांची से सहयोगी दीपक के साथ मनीष झा की रिपोर्ट।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। सिमरिया अनुमंडल मुख्यालय स्थित शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में झारखंड शिक्षा परियोजना चतरा के द्वारा सभी सरकारी विद्यालय के शिक्षकों को दी जा रही 5 दिवसीय निष्ठा शिक्षक प्रशिक्षण में केवल खानापूर्ति की जा रही है। प्रशिक्षण में शिक्षकों को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के दौरान ठंड के मौसम में केवल फर्श पर ही बिठाया जा रहा है। शिक्षकों को एक भी दरी मुहैया नहीं कराई गई। साथ ही प्रशिक्षण स्थल में स्वच्छता की भी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कहीं भी डस्टबिन की व्यवस्था नहीं की गई है एवं कूड़े कचरे से शौचालय भरा पड़ा है। प्रशिक्षण ले रहे शिक्षकों को काफी परेशानी हो रही है। उन्होंने बताया कि विभाग के द्वारा प्रशिक्षण के नाम पर पदाधिकारियों के द्वारा मात्र खानापूर्ति की जा रही है। असुविधा के बीच प्रशिक्षण करना उनकी मजबूरी है। जेसीआरटी रांची के पदाधिकारी अशोक कुमार ने प्रशिक्षण के दूसरे दिन मंगलवार को प्रशिक्षण का निरीक्षण किया। इस दौरान चारों ओर पसरी गंदगी एवं प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के दौरान शिक्षकों को फर्श पर बैठे देख विफर पड़े। उन्होंने इस अनियमितता की रिपोर्ट स्टेट को भेजने की बात कही है। प्रशिक्षण में स्थल में आया, कुछ देख रहा हूँ थोड़ी सी कहीं कहीं जैसे जो भी कुछ लोग हैं खाना वाना दे रहे हैं तो कुछ बिस्किट का है, कुछ कप चाय के कप यहाँ वहाँ फेंके हुए हैं। तो मैं उनको निर्देश दे रहा हूँ कि थोड़ा साफ सफाई पर ध्यान दें और उनको सही जगह पे उसको डिस्पोज कराएं। और उसमें सबको मिलजुल के करना पड़ेगा। सारे लोग प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, सबको आगे आना हो तो सारा चीज़ ठीक ठाक रहेगा। कहीं कोई बहुत ज़्यादा समस्या नहीं है। कहीं कहीं लोग जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक का उपयोग तो ऐसे धीरे धीरे कम हो रहा है बहुत जगह पर। तो जहाँ तहाँ जो न फेंक करके एक जगह डस्टबिन में डाल देंगे तो ज़्यादा अच्छा। कहीं भी रूम में भी चाय पी रहे हैं, चाय नहीं रहते, ये मेरा संदेश होगा और सबसे है यहाँ ये ठीक ठाक होगा। दूसरी ओर रिम्स के डेंटल विभाग में विश्व कैंसर जागरूकता दिवस पर कार्यक्रम आयोजित कर रिम्स के निदेशक डीके सिंह ने लोगों से अपील की कि ज्यादा से ज्यादा इसके प्रति जागरूकता लाएं, गुटखा और तंबाकू का सेवन ना करें। इस कार्यक्रम के मौके पर रंगोली बनाकर एमबीबीएस के छात्र छात्राओं ने दंत चिकित्सा विभाग में रंगोली प्रतियोगिता में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और सभी को रिम्स के निदेशक डॉक्टर डीके सिंह द्वारा पुरस्कृत भी किया गया। डेंटल विभाग में सभी डॉक्टरों और फैकल्टी को बेहतर काम करने के लिए उनकी सराहना भी की गई। लोगों को जागरूक करना है जो अभी इसके मरीज नहीं बने हैं। आज सुबह जब मैं ऑन्कोलॉजी ब्लॉक में मरीजों के बीच में बात कर रहा था, मुंह के कैंसर के बहुत मरीज आए हुए थे। उनसे मैंने पूछा क्या आपको इसके बारे में मालूम नहीं था। उसमें सभी ने जवाब दिया कि हाँ, हमें मालूम था कि गुटखा खाने से, तंबाकू खाने से मुंह का कैंसर होता है। इसके बावजूद भी वो खाते रहे। हमें आज ये प्रतिज्ञा लें, जितने लोग यहाँ हैं सबसे मैं कहूँगा कि कम से कम 2 लोगों की अपने घर, परिवार, रिश्तेदार, आसपास सर्विस की जगह पर जहाँ काम कर रहे हों, कम से कम 2 लोगों की आदत छुड़वा दें तो इस सप्ताह का या इस जागरूकता दिवस का असली मायने में पूरा होगा। वहीं राजधानी रांची के विभिन्न जगहों पर एनआरसी, सीएए और एनपीआर के विरोध में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। खासकर मुस्लिम संगठनों द्वारा इस कानून के विरोध में जनसभाएं की जा रही हैं। ऐसे में बरियातू मस्जिद के मुअज्जिन मोहम्मद अब्दुल्ला ने बताया कि इस्लाम शांति का प्रतीक है, लेकिन इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग ना किसी के साथ जाति करते हैं, ना ही जाति होने पर बर्दाश्त करते हैं। जो लोग भी इस काले कानून का विरोध कर रहे हैं वे शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन व विरोध कर रहे हैं। यह कानून असंवैधानिक है, यह कानून किसी के हित में नहीं है। और एनआरसी और सीए को जो लेकर के है वो बिल्कुल हम इसका खिलाफत करते हैं, मुखालिफत करते हैं इसका कि ये गलत कानून है, काला कानून है। इसलिए कि इंसान के पास दिमाग है। हिंदुस्तान के हमारे सभी धर्म के लोग इंसान है और वो अच्छी चीज को जानते हैं कि सीएए जो है वो सिर्फ और सिर्फ 6 मजहब को लाया गया है, मुस्लिम को। शांतिपूर्ण तरीके से जो हमारी महिलाएं या जो हमारे पुरुष है जो इस्लाम के मानने वाले और जो गैर मुस्लिम भी हैं, वो गैर मुस्लिम भी जो है वो आप कटरू में ले लीजिए, हज हाउस में धरना में बैठी हुए हैं, शाहीन बाग में बैठी हुए हैं। 45 से 50 शाहीन बाग बन चुके हैं हिंदुस्तान में, सब शांतिपूर्ण कर रहे हैं। और ये गवर्नमेंट जो है ये इन पे आरोप लगाती है कि 500-500 रुपया लेकर के ये धरने पे बैठे जा रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है। आज हम उस पर आवाज उठाते हैं तो हमें इल्जाम लगाते हैं कि वो 500-500 रुपया लेकर धरने में बैठे हुए। बिल्कुल गलत है, इसकी हम मुखालफत करते हैं और हमेशा करेंगे जब तक ये काला कानून वापस नहीं लिया जाएगा। दूसरी ओर चुभ रहा है कांटा टोली का फ्लाईओवर का काम। राशि के अभाव में पिछले 4 माह से बंद है निर्माण कार्य। लोग हो रहे हैं परेशान। वहीं सत्ता पक्ष पिछली सरकार पर आरोप लगा रही है। पेश एक रिपोर्ट।
यह है काटाटोली चौक, जहां आप देख सकते हैं फ्लाईओवर का कार्य रुका हुआ। लोगों की परेशानी भी देख सकते हैं। ट्रैफिक व्यवस्था चरमराई हुई है। 2016 में पुल निर्माण का कार्य शुरू हुआ और अभी तक एक पाया भी खड़ा ना हो सका। 40 करोड़ की लागत से यह पुल बना था, जो बढ़कर 83 करोड़ हो गया। कांग्रेस पिछली सरकार पर आरोप लगा रही है। देखिए, पिछली सरकार के पास कोई विजन नहीं था और सिर्फ बोला जाए तो पैसा का बंदरवाट बोला जाए या फिर उसका दुरुपयोग कैसे होता है, वो रघुवर और भाजपा की सरकार ने इस राज्य की जनता को और पूरे देश की जनता को बताने का काम किया है। एक छोटा सा फ्लाईओवर हमें लगता है 1500 मीटर है और उसको बनाने में 3-3 बार उसका रीएस्टिमेट हो रहा है और लोगों को परेशान किया जा रहा है। लोग एकदम आफत में परेशान है कि धूल, कभी कीचड़, कभी क्या। तो मुझे लगता है कि ये सरकार की अनुभवहीनता, जो राज्य की जनता ने गलती की थी उसको सुधार लिया है और अब वो फ्लाईओवर निश्चित तौर पे जल्द ही बन जाएगा। वहीं पूर्व नगर विकास मंत्री और वर्तमान में राज्य के विधायक सीपी सिंह सरकार पर निशाना साधते हुए कहते हैं कि राशि का अभाव कैसे हो सकता है, मार्च अभी बाकी है। पता नहीं राशि है या नहीं है, मुझे नहीं पता है, क्योंकि मंत्री तो मैं हूँ नहीं। जब मंत्री नहीं हूँ तो अखबार में एक दिन मैंने पढ़ा कि राशि नहीं है, तो मुझे आश्चर्य हुआ कि भाई उसके लिए राशि का अभाव तो नहीं होना चाहिए। अभी तो मार्च खत्म हुआ नहीं है, अभी तो मार्च है, तो राशि तो होगी। अब क्यों बोल रहे हैं कि लोग राशि नहीं है, राशि के अभाव में पड़ा हुआ है। मैं देखता हूँ, बात करूँगा सेक्रेटरी से कि भाई काटाटोली का फ्लाईओवर क्यों रुका हुआ है। निश्चित रूप से काम नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि आवाम को परेशानी हो रही है उसके कारण, क्योंकि वो बहुत चालू रोड है, बड़ी बड़ी गाड़ियां चलती हैं और ऐसी स्थिति में वहाँ पर काम रुकेगा तो ये तो गड़बड़ बात है। मैं इसके बारे में जानकारी प्राप्त करूँगा। बहरहाल आरोप प्रत्यारोप का दौर बस्तूर जारी है, लेकिन जनता की परेशानी कब दूर होगी और कब तक होगा पूरा निर्माण अभी भी तय नहीं है। ओंकार आवामी के लिए रांची से सहयोगी दिनेश के साथ प्रतीक सिंह की रिपोर्ट। अब बात मौसम विभाग की। मौसम विभाग की माने तो 4 फरवरी से लेकर 8 फरवरी तक झारखंड में मौसम खराब रहेगा और बारिश होगी। पश्चिमी विक्षोभ के कारण झारखंड के कई हिस्सों में बादल छाए रहने की आशंका मौसम विभाग ने जताई है। मौसम विभाग के अनुसार गर्जन के साथ कहीं कहीं बारिश होगी। वहीं 8 फरवरी को पूरे झारखंड में बारिश होने की संभावना है, जिसके कारण सर्द हवा के साथ ठंड और कनकनी भी बढ़ेगी। 8 फरवरी के बाद मौसम साफ रहेगा और कड़ी धूप के बावजूद भी ठंड से लोगों को राहत नहीं मिल पाएगी, क्योंकि न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे जा सकता है। 5 से 7 फरवरी तक आसमान में हल्के बादल छाए रहेंगे। कुछ स्थानों पर हल्की बारिश भी हो सकती है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने के कारण जो है कि ठंड में कमी आती है, क्योंकि मिनिमम टेम्परेचर बढ़ जाता है, क्लाउडीनेस होती है एटमॉस्फेयर में, तो मिनिमम टेम्परेचर बढ़ जाएगी, ठंड में कमी आएगी। बट जो 4 तारीख को मैंने जैसे बताया कि नॉर्थ ईस्ट पोर्शन ऑफ झारखंड को छोड़ के और बाकी इलाकों में थोड़ी बहुत बारिश होगी। 5 तारीख को आपकी मेनली साउथ झारखंड में बारिश होगी। 6 तारीख को आपकी सेंट्रल और साउथ पोर्शन ऑफ झारखंड में बारिश होगी। 7 तारीख को अधिकतर हिस्सों में झारखंड की बारिश देखी जाएगी और 8 तारीख को सेंट्रल और साउथ झारखंड में मध्यम दर्जे की बारिश देखी जा सकती है। उसके बाद मौसम क्लियर है। उसके बाद मौसम क्लियर है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों पर अपनी अपडेट और नजर बनाए रखिए। नमस्कार।